तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का पहला पूर्णकालिक बजट आया है और इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, लेकिन अब जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन इन सब के बीच में हो रहा है कि टैक्स स्लैब तो आ गया, छूट भी दे दी गई, लेकिन बताया यह जा रहा है कि 4 लाख तक 0% टैक्स देना, यानी कि कोई टैक्स नहीं देना होगा। जिसकी 4 से 8 लाख सालाना इनकम है उस पर 5%, 8 से 10 लाख 10%, 12 से 16 लाख 15%, 16 से 20% और आगे ऐसे 25%, और 24 लाख से ज्यादा होगा तो 30%। गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ टैक्स से जुड़े हुए सवाल पूछने के लिए भी कुछ गेस्ट हमारे सामने हैं जिनसे हम बात करेंगे, टैक्स एक्सपर्ट्स, जिनसे दर्शकों का सीधा ये सवाल है कि दर्शकों को कंफ्यूजन बहुत कायदे से हो रही है कि 12 लाख तक की आय टैक्स फ्री होगी, तो जो टैक्स स्लैब बताए जा रहे हैं उनके क्या मायने हैं फिर? राघव जी। और अब इससे पूर्व जो चर्चा चल रही थी उसमें भी एक प्रश्न ये उठाया गया कि सब 12 लाख रुपए तक टैक्स नहीं कह रहे हैं और 0 से 4 टैक्स ले रहे हैं, 4 से 8 टैक्स ले रहे हैं। तो मैम बेसिकली टेक्निकल इशू है जिसको सॉल्व करना होता है। इसके लिए सॉफ्टवेयर हैं, लंबी पढ़ाइयां होती हैं, जिसके बाद अपन उसको कंक्लूड करते हैं। पर मैं सामान्य शब्दों में इसको बताने की कोशिश करूं तो आप ये मानिए कि आपसे तो स्पष्ट ये कह दिया गया कि 12 लाख रुपए तक यदि आपकी आय है नॉन सैलरी यानी बिजनेस इनकम या अदर सोर्सेज की इनकम, तो आपको टैक्स नहीं है। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई है तो 12,75,000 रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। लेकिन आप ये विचार कीजिए कि यदि किसी की इनकम 15 लाख रुपए है तो क्या होगा। अब देखने वाले को ऐसा लगता है कि साहब आपने कहा है कि 12 से 15 लाख रुपए तक 25% या 15% टैक्स है, तो 3 लाख में 15% टैक्स काउंट कर दें। ऐसा नहीं होता है प्रैक्टिकली, क्योंकि 15 लाख जिस व्यक्ति ने आय कमा ली है उसको वो जो छूट 12 लाख रुपए तक की दी गई है वो प्राप्त नहीं होगी। तो ऐसे लोग जिनकी आय 12 लाख रुपए से ज्यादा है उनको जब टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा तो उनको टैक्स 4 लाख रुपए से ऊपर ही देना पड़ेगा। उम्मीद है कि ये बात मैं क्लियर कर पा रहा हूं कि भाई 12 लाख या 11,75,000 रुपए यदि आपकी आय है तो आपका टैक्स 0 रहेगा। लेकिन यदि आपकी आय 15,75,000 है तो ऐसा तो नहीं होगा कि 12 लाख से 15,75 यानी 3,75 पर ही टैक्स लिया जाए। फिर आपको टैक्स देना होगा 4 लाख से। तो उसकी कैलकुलेशन क्या होगी, इसके लिए स्लैब रखी जाती है कि भाई फिर सीधे कैलकुलेशन कहां से होगी कि भाई 4 से 8 लाख 20,000 रुपए दे दीजिए, 8 से 12 लाख 40,000 रुपए दे दीजिए, 12 से 16 लाख 60,000 रुपए दे दीजिए, और फिर 12 से 15 से जो ऊपर जाएगी तो ऐसे व्यक्ति जिनकी आय ज्यादा है उनको 12 लाख की छूट नहीं है, उनको 4 लाख रुपए से ऊपर ही टैक्स की कैलकुलेशन करनी है। और वो टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी इसके लिए वो स्लैब दी गई है। उम्मीद है कि मैंने ये बात क्लियर रखी है। ठीक है, तो अगर आप ये कह रहे हैं कि 12 लाख तक की आय पर फिर टैक्स काउंट कैसे होगा? ये पूरा जो इनकम टैक्स की हम बात कर रहे हैं वो काउंट कैसे होगा? जी मैं आपको वही बताता हूं। मैं इसमें एक बेसिकली 87A की रिबेट होती है। सरकार क्या सरकार ने ये कहा है कि भाई आपकी जो स्लैब है, सबसे पहले अपन स्लैब को समझते हैं कि भाई 0 से 4 लाख तक 0%, 4 से 8 लाख तक 5%, 8 से 12 लाख तक 10%। अब यहां तक कंफ्यूजन क्या आ रहा है कि भाई एक तरफ तो आप कह रहे हैं 12 लाख तक टैक्स नहीं, और एक तरफ आप गिनती गिनाना शुरू कर देते हैं 4 से 8, 8 से 12। तो होगा ये, मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूं कि सपोज आपकी आय जो है वो 10 लाख रुपए है, ठीक है। अब अगर अपन इसकी कैलकुलेशन शुरू करेंगे तो 0 से 4 तक कोई टैक्स नहीं, उसे अपन ने छोड़ दिया। 4 से 8 यानी 4 लाख रुपए तक 5% टैक्स यानी 20,000 रुपए का टैक्स हुआ, और 8 से 10 यानी अतिरिक्त 2 लाख रुपए पे 10% का टैक्स यानी 20,000 रुपए ये हो गए। तो टैक्स बना 40,000 रुपए। लेकिन सरकार 87A की रिबेट को 1,20,000 रुपए कर दिया है। इसका मतलब आपसे वो कहेगा तो सही सिस्टम के भाई 40,000 रुपए टैक्स हो रहा है, लेकिन वही नीचे से 87A की रिबेट बोलेगी कि ऐसा वो व्यक्ति जिसकी टैक्स 1,20,000 रुपए से कम हो रहा है उसका टैक्स सरकार निल कर देगी। और ये 1,20,000 रुपए कहां जाके पूरे होंगे? 12 लाख। यानी आप 12 लाख रुपए तक जब आप अपनी इनकम देंगे सिस्टम को तो वो टैक्स तो कैलकुलेट करके देगा, लेकिन यदि आपका टैक्स 1,20,000 रुपए है तो 87A की रिबेट उसको निल कर देगी और इस वजह से ये फायदा मिल पाएगा। लेकिन जैसे ही आप 12 लाख से ऊपर निकलते हैं और आपका टैक्स सपोज 1,21,000 रुपए होता है तो वो 1,20,000 रुपए की छूट आपको नहीं मिलेगी और आपको पूरे 1,21,000 रुपए भरने पड़ेंगे। तो इससे हुआ ये कि 12 लाख रुपए तक जिन लोगों की आय आई और उनका जो टैक्स कैलकुलेट हुआ, कैलकुलेट वो 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12 ही हुआ, लेकिन सरकार ने एक 87A की रिबेट देकर यह सुनिश्चित कर लिया कि 12 लाख रुपए की आय तक जितना टैक्स बनता है यानी 1,20,000 रुपए, उतना टैक्स यदि किसी व्यक्ति का आएगा तो सिस्टम उसे अपने आप शून्य कर देगा और उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इससे ज्यादा यदि कोई व्यक्ति इनकम कमाता है तो उसको 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। इसकी वजह से उसको पूरा टैक्स देना पड़ेगा जो 4 लाख रुपए से ही शुरू होगा।
मतलब मोटा मोटा ये कहने का मतलब है, एज अ लेमैन लैंग्वेज में अगर कहें, कि अगर आपकी इनकम 12,01,000 भी हो रही है तो आपको टैक्स में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। 12 लाख सालाना है, हाँ हाँ, 12 लाख अगर आपकी सालाना इनकम है तो आपको टैक्स में रिलैक्सेशन है। स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में भी मैं समझना चाहूंगी राघव जी, कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को फिर हम क्या समझे, कैसे समझाएंगे इसको? जी मैम, स्टैंडर्ड डिडक्शन बेसिकली एक प्रोविजन है सैलरीड एम्प्लॉइज को। एक होता क्या है मैम, बिजनेस में जो व्यक्ति होता है वो अपनी आय डिक्लेयर करता है डिपेंडिंग ऑफ वेरियस सेक्शंस। 44 AD है, 44, मतलब मैं टेक्निकल में ना जाके ये समझाना चाह रहा हूं कि आज सपोज मैं दुकानदार हूं और मेरा गल्ला साल भर में 2 करोड़ होता है, तो मैं 2 करोड़ तो आय अपनी प्रदर्शित नहीं करता हूं, मैं उस 2 करोड़ पे मुनाफा दिखाता हूं 8 लाख 10 लाख। यानी मुझे ये मौका दिया गया कि भाई अपने खर्चे काट लीजिए और उसके बाद जितना मुनाफा है वो बताइए। लेकिन सैलरीड एम्प्लॉइज के साथ क्या समस्या होती है कि जितनी सैलरी मेरी आई, सपोज 1 लाख रुपए महीने मुझे क्रेडिट होते हैं, तो सरकार क्या पकड़ती है कि 12 महीने के भाई 12 लाख आय हो गई। लेकिन उस व्यक्ति को अपने नौकरी के स्थल पर पहुंचने के लिए जो खर्चे होते हैं, सपोज वो स्कूटी से जाता है, बाइक से जाता है तो पेट्रोल डलवाना है, आते जाते जो खर्चे हैं, तो सरकार ने एक मोटा अमाउंट जो पहले 50,000 हुआ करता था, बाद में पिछले वर्षों से बढ़ा के 75,000 कर दिया गया। इस तरीके से हटा दिया जाता है कुल आय में से कि भाई इतना खर्चा जो है वो आपने अपने कार्यस्थल पर आने और जाने में खर्च किया है। तो एक तरीके से वो छूट है जो सैलरीड एम्प्लॉय को मिलती है ताकि वो अपनी सैलरी स्थल पर, मतलब कार्यस्थल पर जा सके, आ सके। तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम से चलती है और ये जो कुल सैलरी होती है उसमें से सीधे सीधे घटाती जाती है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि भाई अगर आपको 12,75,000 रुपए तक की सैलरी मिल रही है तो इस 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन को घटाने के बाद आप खड़े हो जाएंगे 12 लाख तक। और जैसा भी अपन ने डिस्कस किया कि वहां तक 87E की रिबेट आपको कोई टैक्स देने नहीं देगी, इसलिए आप 12,75 तक सैलरीड एम्प्लॉय और अदर देन सैलरीड एम्प्लॉय को 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। जो भी सरकार की मंशा ही है कि भाई मध्यम वर्गीय आदमी 1 लाख रुपए महीने कमाए, जो अभी सफिशिएंट है जिसपे उस पर बोझ ना पड़े, और सरकार ने उसे डिलीवर किया है। अगर आप मुझे 2 मिनट का समय दें तो मैं कुछ पॉइंट्स जो स्पेशल मुझे लगे इस बजट, प्लीज टेक योर टाइम। जी मैम, तो सबसे बड़ी बात सरकार ने इस बजट में एक तो एमएसएमई की डेफिनेशन को इनलार्ज किया है। आप देश के 68% जो बिजनेसेस हैं वो एमएसएमई की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। मध्यम और लघु उद्योग होते हैं। सरकार की जो पहले की डेफिनेशन थी उसमें से 5 करोड़ रुपए तक के व्यवसायों को इसमें शामिल किया जाता था। अब उसकी डेफिनेशन को डबल कर दिया गया है, यानी 10 करोड़ रुपए तक की डेफिनेशन, 10 करोड़ रुपए तक भी यदि किसी का व्यवसाय है तो वो एमएसएमई की डेफिनेशन में आएगा। और एमएसएमई की डेफिनेशन में आने से क्या होगा, उसको कई तरीके के जो लाभ मिलते थे वो मिलने लगेंगे, यानी और बड़ा अगर कोई काम कर रहा है तो भी आदमी को लाभ मिलेंगे। दूसरा मैम, एक SC ST महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छी स्कीम निकाली है जो टर्म लोन उनको मिलता है। टर्म लोन बेसिकली होता क्या है कि अगर आप कोई मशीनरी सेटअप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक विशेष वर्ग, जो पिछड़ा वर्ग है, वंचित वर्ग है, उसमें भी महिलाएं, ताकि वो अपने पूरे होलसेल परिवार और व्यवसाय को संभाल सकें, उनके लिए स्कीम निकाली है जो अपने आप में एक काबिले तारीफ है। इसके अलावा टॉयज मैन्युफैक्चरिंग, जिसके बारे में अभी एक पैनलिस्ट और भी बता रहे थे, टॉयज इंडिया के बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं। साउथ में काफी सारी ऐसी शॉप्स हैं जो ग्लोबल एक्सपोर्टर्स हैं, तो उनकी टेक्नोलॉजी सभी को मिल सके, तो टॉयज मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव निकाल के लाया है। मैंने राघव जी कहा कि मेक इन इंडिया पे विशेष फोकस किया गया है। मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन एक बार SP मित्तल जी सीनियर जर्नलिस्ट है, उनसे रिएक्शन ले लेते हैं, क्योंकि बजट जब आने वाला था SP मित्तल जी, जो ये था कि 5 चीजों से उम्मीदें थी। एक तो महंगाई, दूसरा आर्थिक जो स्लो डाउन हो रहा है, तीसरा नौकरियों के घटते मौके, और चौथा वेतन में जो धीमी वृद्धि हो रही है और वृद्धि हो रही है, और इनकम टैक्स। अब कहीं ना कहीं इसको टच करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी ये है कि ये जो बजट है वो आपका इलेक्शन बजट के रूप में आपने इसको प्रोजेक्ट किया हुआ है। आपको भी ऐसा लग रहा है इलेक्शन बजट के रूप में ये बजट आया हुआ है? नहीं, अभी देख दिल्ली में क्या नाम चुनाव हो रहा है, बिहार के विधानसभा, मुझे लगता है कि कोई 2 राज्यों को लेके कोई चुनाव, पूरा राष्ट्रीय जो बजट है उसको कोई बनाया जाए। मुझे ऐसा नहीं लगता कि 2 राज्यों को ध्यान में रखते हुए बजट की लगता है कि प्रधानमंत्री बार बार ये कहते हैं कि 2047 तक विकसित राष्ट्र होगा, तो मुझे ना बहुत सब चीजों को ध्यान में रखते बनाया गया। देखिए, इसके अंदर 2-3 चीजें और महत्वपूर्ण है। अभी जो इनकम टैक्स के एक्सपर्ट है उन्होंने बताया, अच्छी से विस्तार से बताया इनकम टैक्स के बारे में। तो ये बात सही है कि 7 दिन बाद में नया इनकम टैक्स कानून आएगा, लेकिन जो पुराना इनकम टैक्स कानून है बहुत ही पेचीदा कानून है, उससे बहुत सारे क्या नाम से विवाद के दिन देते हैं। मुझे लगता है जो नया इनकम टैक्स कानून आएगा उसको क्या नाम से जो विवाद है वो कम होंगे, और जो ये इनकम टैक्स स्लैब को जो 12 लाख तक की छूट दी गई है उसको और सरलीकरण किया जाएगा।
लेकिन दो चीजें और इसमें महत्वपूर्ण है। जैसे बीमा के क्षेत्र के अंदर कहा गया है कि हम 100% दिया होगी, देखिए ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम देखते हैं अभी जिस तरीके से हमको जो बीमा की जो प्रीमियम है, चाहे वो स्वास्थ्य बीमा को लेकर हो या लाइफ बीमा को लेकर हो, दूसरे हो, सबको लेकर बहुत सारी चीजें जिससे लोगों को परेशानी होती थी। मुझे लगता है कि जब एफडीआई 100% करने जा रही है तो बहुत से कंपटीशन होंगे, बहुत सी प्रतियोगिता होंगी, इससे आम जो लोग हैं जो बीमाधारी है उसको फायदा होगा। तो मुझे लगता है इसका प्रीमियम पर भी असर पड़ेगा, इसमें प्रीमियम की कटौती होगी। जब पहले ये कहा गया था कि एफडीआई लाएंगे बीमा के क्षेत्र में, तो कहा गया कि एलआईसी बर्बाद हो जाएगी, एलआईसी खत्म हो जाएगी, लेकिन हमने देखा है क्या नाम से पिछले कई वर्षों से एलआईसी समृद्ध हुई है। और अब जब क्या नाम से 100% एफडीआई होगी तो एलआईसी जो बीमा क्षेत्र है उनमें भी क्या नाम से हमें समृद्धि देखने। एक देखिए जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या नाम से टीडीएस की बात है। अभी जो टीडीएस है 2.5 लाख रुपए तक क्या नाम से कटौती हो रही थी, मुझे लगता है अब 6 लाख रुपए कर दिया गया। जिस तरीके से क्या नाम बहुत सारे ऐसे लोग हैं। ठीक है एसपी मित्तल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम और गेस्ट के पास लौटेंगे, लेकिन इसके पहले अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह का बजट 2025 पर क्या कुछ ट्वीट आया है वो आपको दिखाते हैं। तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा है, बजट 2025 विकसित और हर क्षेत्र में श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में मोदी सरकार की दूरदर्शिता का ब्लूप्रिंट है। किसान, गरीब, मध्यम वर्ग, महिला और बच्चों की शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य से लेकर स्टार्टअप, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट तक हर क्षेत्र को समाहित करता यह बजट मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप है। इस सर्व समावेशी और दूरदर्शी बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बधाई देता हूं। तो गृह मंत्री अमित शाह ने देखिए बजट 2025 को विकसित और क्षेत्र में श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में मोदी सरकार की दूरदर्शिता का ये ब्लूप्रिंट बजट बताया है। और साथ ही गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई भी दी और इन्होंने कहा कि हर वर्ग को हमने इसमें साधने की कोशिश की है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, चाहे वो महिला हो, चाहे बच्चों की शिक्षा हो, चाहे पोषण और स्वास्थ्य हो, चाहे स्टार्टअप्स हो, इनोवेशन हो, इन्वेस्टमेंट हो। जो एक सेक्टर जो जीडीपी को मजबूत करता है, जो देश की अर्थव्यवस्था के ये तमाम पिलर्स होते हैं, हमने उन तमाम पिलर्स को मजबूत करते हुए आगे उसका ब्लूप्रिंट एक रखा है और इसी ब्लूप्रिंट पर हम आगे बढ़ेंगे। अपने ट्वीट के जरिए गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का जिक्र किया है। और चलिए अब इसी बजट पर ही सीएम भजनलाल शर्मा ने क्या कुछ बोला है वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने भी ट्वीट किया है बजट 2025 को लेकर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा क्या कुछ लिखे हैं वो भी आपको बताते हैं। दरअसल उन्होंने ट्वीट करते हुए साफ तौर पर लिखा कि श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आदरणीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट को मुख्यमंत्री निवास पर सुना गया है। और देखिए वो सुन भी रहे थे जब अपने और उसके बाद उन्होंने कहा कि यह सर्वसमावेशी बजट न केवल वर्तमान की समस्त आवश्यकताओं की परिपूर्ति करता है बल्कि विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। इस बजट में आर्थिक विकास, सामाजिक समावेश और पर्यावरण संरक्षण का समुचित संतुलन देखने को मिला है। तो गृह मंत्री अमित शाह के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अपने विचारों को बजट 2025 किस तरह से लगा उसको साझा किया है अपने आवास में ही। जब वित्त मंत्री बोल रही थी तो उन्होंने देखिए वो लिख भी रहे थे और सुन भी रहे थे ध्यान से। अब हम बैक टू अपने गेस्ट के पास जाते हैं जो लगातार इस मुद्दे पर जुड़े हुए हैं बजट को लेकर, क्योंकि आज का दिन बहुत बड़ा है। आज देश का पूर्णकालिक बजट आया है, लोगों के क्या कुछ रिएक्शंस है वो भी हम आपको सुना रहे हैं, लेकिन इस बीच में हमारे गेस्ट लगातार जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब कांग्रेस की तरफ हम रुख कर लेते हैं, क्योंकि आप ये बोल रहे थे कि अगले हफ्ते लाया जाएगा नया एक टैक्स रिजीम लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो मुझे लगता है कि राघव जी ने अच्छी तरीके से समझा दिया। अभी भी कोई दिक्कत है? राजकुमार शर्मा जी। तो देश के जो रक्षा मंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी तारीफ कर दी, गृह मंत्री जी ने भी तारीफ कर दी और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने भी तारीफ कर दी। और अभी आप ही के चैनल के अंदर ब्रेक के अंदर रक्षा मंत्री जी शायद प्रेस को संबोधित कर रहे थे बजट को लेकर के, रक्षा में क्या क्या बजट दिया गया, और वो शायद अपने अधिकारियों पे खींच कर रहे थे कि इतना लंबा चौड़ा क्या ला दिया, और शायद वो उठ के चले गए हैं।
तो यह कंफ्यूजन हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक में है। जैसा कि राघव चतुर्वेदी जी ने बताया कि स्लैब इस तरीके से होगा, 4 से 8 ऐसे होगा, 8 से 12 ऐसे होगा और 12 के बाद 0 होगा। तो देश का प्रत्येक नागरिक यही कह रहा है कि हम राघव चतुर्वेदी जी के पास बार बार नहीं जाएंगे, हम वित्त मंत्री जी के पास बार बार नहीं जाएंगे, सरलीकरण चाहते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो अच्छा कमाते हैं लेकिन वो सीए के पास या अपने लॉयर के पास कम जाना पसंद करते हैं, अपने ऑनलाइन भरना चाहते हैं। तो सरलीकरण करने में दिक्कत क्या है? कान इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, कोहनी पे गुड़ लगा दो। ये इसीलिए तो 400 बार नहीं गए थे। ये भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी कहा, झूठ बोलने की और कथनी करने में अंतर करने वाली सबसे बड़ी पार्टी है दुनिया की। अगर ये सही चलते तो पिछले 10-11 महीने में 400 बार हो जाते और राजस्थान में 25 बार हो जाते। इनको देश की जनता ने इसलिए रोका कि आपने राम मंदिर का निर्माण किया लेकिन हम आपको 400 बार नहीं देंगे, क्योंकि इनकी कथनी करने में बहुत अंतर है। ये हर चीज में पॉलिटिक्स करते हैं। तो राजनीति श्रुति जी हर जगह अच्छी नहीं होती है। हर आदमी टकटकी लगाए देख रहा है कि बजट आएगा, गृहिणी देख रही मेरा सिलेंडर सस्ता होगा, उनके पति भाई देख रहे हैं कि मेरा पेट्रोल सस्ता होगा। लेकिन ना पेट्रोल की चर्चा है ना गैस की चर्चा है। एक आम गृहिणी आप भी हैं, रसोई मजबूत होगी, खेत मजबूत होगा, जब जाके देश मजबूत होगा। तो केवल बिहार के मजबूत होने से कुछ नहीं होने वाला है और दिल्ली के मजबूत होने से भी कुछ नहीं होगा। देश का प्रत्येक गांव, देश की प्रत्येक ढाणी, देश की प्रत्येक माताएं बहनें मजबूत तो अगर हाथ में पैसा आ जाए 85% लोगों को तो 1 सेकंड राजकुमार जी, अगर हाथ में पैसा आ जाए हर एक व्यक्ति के, देश के, तो चीजें महंगी होगी तो इंसान अफोर्ड भी तो कर पाएगा ना। वही तो कोशिश की गई है। श्रुति जी पैसा कैसे आएगा? 85 लाख लोगों को तो ये आटा और दाल लेके खुश कर रहे हैं। और टोटल अगर 1,140 करोड़ हमारे देशवासी हैं, उनमें 98% लोगों को तो इस तरीके से ही जा रहा है। तो फायदा किसको दे रही है? और जो 85 करोड़ जो लोग हैं उनकी कहां सोच रही है सरकार? वो जो गरीब झोपड़ी में रह रहा है वो लाइन लगा कि 1 किलो आटा ले आता, दाल ले आता, उसमें खुश है। तो हम चाहते हैं कि देश का प्रत्येक नागरिक मजबूत हो, लेकिन चूंकि बजट आ गया है अब, लेकिन अब बजट में चर्चा होगी। तो आपके कहने का मतलब है कि जो गरीब है वो 1 किलो आटा दाल ना ले तो वो करे तो करे क्या? वो कहा जाए उसको मजबूत करने के लिए आपकी क्या पॉलिसी है? ठीक है पंकज जोशी जी, वो क्या झोपड़ी में रहेगा हमेशा? ठीक है आप पंकज अपने जोशी खास मित्रों को तो आप बड़ी बड़ी चीजें देते जा रहे हैं। आपने तो कहा कि 4 वर्गों को टच किया सबके लिए। हाँ, श्रुति जी मैं बता रहा हूं, श्रुति जी प्रवक्ता भूल गए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट क्या, उन्होंने अपने वर्बल वो कहा था कि जब जो कृषि मंत्री थे इनके बजट पे, तो शरद पवार साहब कृषि मंत्री थे और अनाज जो है एफसीआई के गोडाउन में खराब हो रहा था और केवल उन्होंने ये नहीं कहा फ्री बांट दीजिए, उन्होंने कहा खराब हो रहा है इसलिए इसको बांट दीजिए, कम से कम खराब नहीं होगा, गरीब लोगों को मिल जाएगा। तो आपने जवाब देखा था इनकी सरकार का कैसा था और उसके ऊपर क्या बहस हुई थी कि 2.5 रुपए में थाली मिलती है, 5 रुपए में थाली मिलती है। इनके बड़े बड़े नेताओं के ट्वीट देखेंगे आप, उनके बड़े बड़े नेताओं के जवाब देखेंगे और पार्लियामेंट में जवाब देखेंगे इनके, है ना। मतलब आज वो लोग ये पूछ रहे हैं कि आप 80 लाख लोगों को जो है अनाज क्यों दे रहे हो, उनको आप जो है दाल क्यों दे रहे हो, उनको खाने की जो है वस्तुएं क्यों उपलब्ध करा रहे हो? मुझे बताइए क्या मिलना नहीं चाहिए उन लोगों को? क्या यहां इस देश के अंदर जो लोग आज कहा करते थे कि साहब जो है भूखमरी एक चीज है, मैं कह रहा हूं कि आज कोई आदमी भूखा नहीं सोए, ये क्या किसी सरकार की जो है जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? आज 80 लाख लोगों को दे रहे हैं, आज कोई मुझे बताइए घाटा हुआ क्या? सरकार ने कोई अपने प्रोजेक्ट कम किए क्या? आज भूल गए कि उसके बावजूद भी उन लोगों ने मेहनत करी और कैपेक्स लगातार बढ़ता जा रहा है। जो रोडें बन रही हैं, जो आज जो है गतिमान हो रहा है, रेलवे डेवलप कर रहा है, डिफेंस डेवलप कर रहा है। अभी डिफेंस मिनिस्टर साहब की बात करी, भूल गए इनके मंत्री जी को, एंटनी साहब को, उन्होंने कहा कि हम आयुष नहीं खरीद सकते, हम जूते नहीं खरीद सकते, हम सारी चीजें इंपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट करने के बाद मैं आज कहना नहीं चाहता कि राफेल जैसी चीजों में हम कमीशन खाएंगे, है ना। अब यहां बन रही है तो परेशानी है इनको कि यहां क्यों बन रही है, यहां क्यों दिक्कत आ रही है ना। आज मुझे बताइए 23,000 करोड़ का जो है डिफेंस एक्सपोर्ट है, आपने कभी सोचा था कि डिफेंस में एक्सपोर्ट करवाएंगे? तो आज जिन चीजों के ऊपर बन रही है, आज उसका कोई देश को जो है धन्यवाद देने का इनका जो है मानस नहीं रहता, कभी भी नहीं देना, केवल और केवल जो है ये बातें करना कि कोई अच्छी चीज हुई है तो उस चीज को याद करना। आज 2 लाख रुपए आपने टैक्स रिजीम छोड़ा था कब? 2014 में। बहुत बड़ा अमाउंट था क्या? आज 12 लाख जो है टैक्स फ्री है, तब क्या दिक्कत है भाई? कितना टाइम हुआ इससे? 6 गुना आपसे जो है ज्यादा हो गया। लेकिन
पंकज जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, सीधे कोटा रुक कर लेते हैं। हिमांशु हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और मंत्री जी उनके साथ है, उनसे 1 to 1 कर रहे हैं। जी हिमांशु, ओवर टू यू। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर फिलहाल न्यूज 18 राजस्थान के साथ में है और फिलहाल सीधा केंद्रीय बजट को लेकर के उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। केंद्रीय बजट साहब आ गया, निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री ने आज देश के सामने बजट को रख दिया। किस तरह से देखते हैं बजट पर आपका रिएक्शन? देखिए, इस बजट में प्रधानमंत्री जी ने किसानों को एक बहुत बड़ी राहत दी है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किए थे, उसकी लिमिट बढ़ा करके 3 लाख से 5,000 की गई है। एक बहुत बड़ा किसान को आर्थिक रूप से संबल मिलेगा कि किसान अब 3 लाख की जगह 5 लाख रुपए तक का जो क्रेडिट कार्ड बनवा सकेगा और उसको 4% से भी कम रेट पर उसको जो ये पैसा मिलेगा, उसके माध्यम से उसको एक ऐसे फसलों का वो उपज तैयार कर सकेगा जिसमें इन्वेस्टमेंट करने की ज्यादा जरूरत है। इसके साथ साथ ही आप देख रहे हैं कि जिस तरह से आम जन को प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने राहत दी है कि 12 लाख तक का टैक्स स्लैब जो बढ़ाया है, उस पर निश्चित रूप से आम जन के राहत देने वाला है और बहुत बड़ा ये मिडिल क्लास हमारा है वो इससे राहत पाएगा और उसकी एक अगले आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि उस पर टैक्स नहीं लगने से वो सब पैसा जब बाजार में आता है तो उसका निश्चित रूप से एक रोजगार बढ़ाने में हमें सहायता करता है। ओवरऑल जिस तरह से देखें तो हर सेक्टर को छूने की कोशिश की है, चाहे किसान हो, मेडिकल सेक्टर हो। मेडिकल के अंदर सीटें बढ़ाई है, चूंकि कोटा कोचिंग हब है, आईआईटी के अंदर सीटें जो है वो बढ़ाने का फैसला लिया गया है। तो इस कोटा के लिहाज से भी कहा जा सकता है कि ये फायदेमंद साबित होने वाला है। देखिए, मेडिकल और आईआईटी की सीटें बढ़ा करके जो छात्र उसमें और ज्यादा प्रवेश ले सकेंगे तो निश्चित रूप से कईयों को उम्मीद है कि जो अच्छी परसेंटेज वाले छात्र रह जाते थे अब वो भी इसमें प्रवेश पा पाएंगे और वो निश्चित रूप से कोटा का भविष्य उज्जवल होगा, क्योंकि और छात्र यहाँ आएंगे। जब ज्यादा सीटें बढ़ी है तो अधिक लोग का प्रयास करेंगे कि हमारा भी सिलेक्शन हो सकता है। और इसके साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देखिए, हर जिले में एक कैंसर का हॉस्पिटल खोलने का जो इस बजट में ऐलान किया गया है आने वाले 3 साल के अंदर, तो निश्चित रूप से उसके लिए भी ज्यादा डॉक्टर्स की जरूरत होगी, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा। वो सब चीजें जब हो रही है और इसके साथ साथ ही जिस तरह से स्टार्टअप की गारंटी कवर को 20 करोड़ रुपए होगा और छोटी कंपनियों को स्पेशल गारंटी कार्ड दिए जाएंगे, क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। हमें जिस तरह से 24 लाख रुपए तक के स्लैब पर केवल 30% टैक्स लगेगा, तो ये कई चीजें राहत देने वाली इस बजट में आई है। और मैं समझता हूँ इस बजट के बाद में राजस्थान का भी बजट जो आएगा आने वाले समय में इसी तर्ज पर राजस्थान में भी पहले जो बजट था भजन लाल जी की सरकार का, वो बहुत अच्छा बजट था और इस बार की तैयारी उससे भी बेहतर होगी, उससे भी अच्छे आमजन से जुड़ी हुई चीजों को हम लेकर के मुख्यमंत्री जी लाएंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान के लिए भी एक बहुत बड़ा तोहफा आने वाला है। ठीक है हिमांशु, बहुत शुक्रिया। ऊर्जा मंत्री हमारे साथ हीरालाल नागर जुड़े हुए थे, उन्हें बजट